जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई आज का हमारा जो टारगेट है वो है थर्मोकेमिस्ट्री एंड थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। ये हमारा टारगेट है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास के अंदर हमने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा था। आज इंशाल्लाह थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोकेमिकल रिएक्शंस को कवर करेंगे, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमारे पास क्या टॉपिक्स हैं? इसके अंदर हमारे पास अगेन कुछ 6-7 टॉपिक्स हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हैं? पहले थर्मोडायनेमिक्स है। अच्छा, ये चैप्टर भी रिलेट करता है आपके फिजिक्स के हीट के साथ। जो आपने हीट में पढ़ी होती हैं कहानियां, तो ये हीट के साथ ही अपडेट रिलेट करता है। तो बिल्कुल उसी जैसे मामलात इसके होते हैं। और इसी तरह हमारा जो उसी जैसे टॉपिक्स इसके अंदर शामिल है। कुछ जो थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट है वो हीट पे नहीं पढ़ते आप लोग, फिजिक्स में नहीं पढ़ते। बाकी थर्मोकेमिकल थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट आप लोग फिजिक्स के अंदर भी पढ़ते हो। आगे चलते हैं। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है अपने। और हेसिस लॉ पढ़ना है, व्हाट इज हेसिस लॉ। और इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन को आपने देखना है, ठीक है। तो चंद इसके अंदर टॉपिक्स हैं। अमूमन ये टॉपिक्स पेपर में आते हैं, इनमें से सवाल पेपर में बनते हैं। सवाल देखेंगे कैसे बनते हैं और टॉपिक को पढ़ते हैं। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर क्या आता है? व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स से मुराद क्या है? पहले तो हम पढ़ते हैं कि हमारी फिजिक्स की केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसका नाम है थर्मोकेमिस्ट्री। ये फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है थर्मोकेमिस्ट्री, जो बेसिकली दो हिस्सों में टूट जाती है। इसका एक हिस्सा जो होता है वो होता है थर्मोडायनेमिक्स, जो हम फिजिक्स के अंदर भी पढ़ रहे होते हैं। और दूसरा हिस्सा हमारा होता है जो इसके नाम से बिल्कुल रिलेट करता है, थर्मोकेमिस्ट्री या थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। एक इसका हिस्सा कौन सा है? थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, जो हम पहले पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स क्या है। और थर्मोडायनेमिक्स के अलावा दूसरा पोर्शन इस चैप्टर के अंदर जो होता है वो बेसिकली होता है थर्मोकेमिस्ट्री का। तो लेट्स स्टार्ट विथ थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? तो भाई कहा जाता है कि साइंस की, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की तमीज नहीं हुआ करती थी। जब साइंस की बात करते थे, ये साइंस है ये सारी चीजें, तो साइंस की जो सबसे कदीम तरीन ब्रांच है, वो ब्रांच जो साइंस की भी सबसे शुरू की है, स्टार्टिंग की ब्रांच है या दरियाफ्त होने वाली चीज है, उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स का मतलब सिर्फ क्या है? थर्मोडायनेमिक्स, फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ हीट एनर्जी। तो इंटर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और वर्क, ठीक है। थर्मो को डायनेमिक्स को हम दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। थर्म थर्म मतलब हीट एनर्जी, डायनेमिक्स मतलब क्या होता है? मोशन होता है। तो थर्मोडायनेमिक्स का लफ्जी मतलब क्या हो जाएगा? इंटर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होना, एक जगह से दूसरी जगह पर एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होना, दिस इज कॉल्ड एज इंटर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। अब सवाल ही पैदा होता है, सर हीट ट्रांसफॉर्म होती है मतलब इससे क्या है? बेटा हीट ट्रांसफॉर्म होती है इस बात से मतलब है, आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा, अभी हम दोबारा पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी ना क्रिएट हो सकती है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है। एनर्जी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, फ्रॉम वन शक्ल टू अनदर शक्ल। एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी क्या होती है? ट्रांसफॉर्म होती है। क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। मतलब जब ये अल्लाह ताला ने यूनिवर्स बनाई, तो इस यूनिवर्स को बनाने के साथ दो चीजें क्या कर दी गई? दो चीजें कांस्टेंट कर दी गई। जब ये कायनात बनी, ये यूनिवर्स बनी, तो इस यूनिवर्स के बनते ही यूनिवर्स में दो चीजें रिजर्व कर दी, जो ना आप क्रिएट कर सकते हो ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आपकी यूनिवर्स दो चीजों से मिलकर बनी है। मैटर, मैटर मतलब मास, मैटर का मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग। दूसरा क्या होता है? एनर्जी। तो मैटर और एनर्जी दोनों को क्या कर दिया गया है? कांस्टेंट कर दिया गया है। और दोनों के लिए यूनिवर्सल लॉ है कि दे दीज बोथ आर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये आपके पास क्या है? कांस्टेंट है। ना इनको आप क्रिएट कर सकते हो ना आप इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है, मैटर और एनर्जी को। अब जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ने जाते हो तो थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हुए कुछ थर्मोडायनामिकल टर्म्स आती है। थर्मोडायनामिकल टर्म्स आती हैं। अब थर्मोकेमिस्ट्री क्या होती है? थर्मोकेमिस्ट्री को भी हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ने के बाद थर्मोकेमिस्ट्री को स्टडी करेंगे।
कुछ थर्मोडायनेमिक टर्म्स आती हैं जो बड़ी कॉमन होती हैं इन द फील्ड ऑफ अगेन थर्मोडायनेमिक्स। तो इसको हम थर्मोडायनेमिकल टर्म्स कहते हैं। ये थर्मोडायनेमिकल टर्म्स क्या होती हैं सर? थर्मोडायनेमिकल टर्म से मुराद क्या होता है? सबसे पहले एक टर्म आती है इसमें, सिस्टम। इसको हम बोलते हैं सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है सर ऑब्जर्वेशन। कोई भी कायनात में कोई भी चीज जिसको आप क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, एग्जामिन कर रहे हो या कंसीडर कर रहे हो, एनीथिंग इन द यूनिवर्स जिसको आप सोच रहे हो, कंसीडर कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज सिस्टम। ठीक है। सिस्टम के बाद दूसरी चीज निकल के आती है सराउंडिंग। अब ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, ये मल्टीपल टाइम्स अपनी जिंदगी में पढ़ी हुई है, तो इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा लेके नहीं जा रहा। इससे नॉर्मली इतने सवाल आते नहीं क्योंकि ये बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है। सिस्टम के बाद आता है सराउंडिंग। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम। आपका जो यूनिवर्स है, अगेन वो दो चीजों से मिलके बना है। वो दो चीजों से मिलके बना है। एक चीज क्या है आपके यूनिवर्स को बनाने में? यूनिवर्स को बनाने में एक चीज है सिस्टम। सिस्टम। और प्लस दूसरी चीज है सराउंडिंग। अगर अपने एस्पेक्ट से आप देखो कि यूनिवर्स में क्या दो चीजें मौजूद हैं, एक सिस्टम मौजूद है और एक सराउंडिंग मौजूद है। और सिस्टम और सराउंडिंग जिस चीज से बाइफरकेट हो रहे हैं, जिस चीज से सेग्रीगेट हो रहे हैं, जिस चीज से अलहदा हो रहे हैं, उस चीज को आप क्या बोल देते हो? बाउंड्री बोल देते हो। द रियल और इमेजिनरी लाइन विच क्रिएट्स डिस्टेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, या डिटर्मिनेशन क्रिएट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? बाउंड्री कहते हैं। तो ये कुछ जेनेरिक टर्म्स हैं जिनको नॉर्मली यूज किया जाता है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, थर्मोडायनेमिकल टर्म्स के नाम से। तो लेट मी रिवाइज इट। कि भाई एक चाय का कप मैं सोच रहा हूँ मेरे सामने मौजूद है, तो मेरे लिए वो चाय का कप पूरी कायनात में क्या हो जाएगा? सिस्टम हो जाएगा। अब इस चाय पे मैंने फोकस किया हुआ है, तो इस चाय के अलावा द होल यूनिवर्स, पूरी की पूरी कायनात विल बिकम सराउंडिंग फॉर मी। पूरी की पूरी कायनात मेरे लिए क्या बन जाएगी? सराउंडिंग बन जाएगी। अब एक रियल या फिर इमेजिनरी लाइन बिटवीन माय सिस्टम एंड माय सराउंडिंग, मेरे सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान एक रियल या इमेजिनरी लाइन जो क्रिएट हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? बाउंड्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम बाउंड्री। तो ये टाइप्स ऑफ सिस्टम है, बहुत बुनियादी सिस्टम है। इसको आप 9 क्लास से पढ़ते हुए आते हो, तो आई डोंट थिंक सो इसकी डेफिनेशन की जरूरत है। अब इसको हम देख लेते हैं सवालात की शक्ल में, डेफिनेशन खुद ही याद हो जाएंगे। अब जब सिस्टम की हम बात करते हैं तो सिस्टम की फर्दर 3 टाइप्स होती हैं। सिस्टम की फर्दर 3 टाइप्स होती हैं जिसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब टाइप्स ऑफ सिस्टम जब हम पढ़ते हैं ना, तो वो अगेन एनर्जी और मैटर के लिहाज से पढ़ते हैं। कि एनर्जी और मैटर के लिहाज से हम टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ते हैं। तो देयर आर सिंपल 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम, जिसमें से पहले को आप बोलते हो ओपन सिस्टम, दूसरे को आप कहते हो क्लोज्ड सिस्टम, और तीसरे को आप कहते हो आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज्ड सिस्टम क्या है? अगेन ये भी एक जेनेरिक टर्म्स होती हैं, नॉर्मली इतनी कोई मुश्किल नहीं है। क्लोज्ड सिस्टम क्या है और आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन सिस्टम की। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें से मैटर और एनर्जी का, मैटर और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होना, दोनों का एक्सचेंज होना पॉसिबल हो, दोनों का एक्सचेंज होना पॉसिबल हो, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम बोलते हैं। देखिए हमारे पास दो चीजें हैं। एक चीज है मैटर जिसको हम मास भी कह सकते हैं, और एक चीज है एनर्जी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं मैटर, और यहां मैं लिख लेता हूं एनर्जी। एनर्जी। अगर किसी सिस्टम से मैटर भी निकल सकता हो या उसमें आ सकता हो, कोई भी ओपन सिस्टम जिसमें मैटर का एक्सचेंज होना सराउंडिंग के साथ पॉसिबल हो, दिस विल बी कॉल्ड एज ओपन सिस्टम। और मैटर के साथ साथ एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकती हो, मतलब चाय का कप मेरे पास रखा हुआ है मान लेते हैं, तो चाय के कप से चाय मैं पी भी रहा हूँ और वो ठंडी भी हो रही है। तो चाय पी रहा हूँ मतलब मैटर एक्सचेंज हो रहा है।
चाहे ठंडी हो रही है मतलब टेम्परेचर उसका क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, एनर्जी उसकी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो बिल्कुल मैटर एनर्जी दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल हो, दिस इज कॉल्ड एज ओपन सिस्टम। अगर मैं क्या करूं, उसी चाय के कप को सील्ड पैक कर दूं, सील्ड कर दूं, तो सील करने से क्या होगा, ना उसमें फर्दर चाय डाल सकता हूं, ना मैं चाय उसमें से पी सकता हूं, लेकिन वो ठंडी और गर्म जरूर हो सकती है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें से मैटर का एक्सचेंज होना पॉसिबल ना हो, बट एनर्जी ट्रांसफरेबल हो, एनर्जी ट्रांसफर हो सकती हो विद सराउंडिंग, उसको हम कहते हैं क्लोज सिस्टम। लास्ट वन आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होना पॉसिबल ना हो, बट दिस इज एन आइडियल सिस्टम। ये आपके पास एक आइडियल सिस्टम होता है। आइडियल सिस्टम से मुराद क्या होता है, ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता। आप इसको अप्रोच तो कर सकते हो, आप इस सिस्टम को बनाने की कोशिश तो कर सकते हो, लेकिन 100% अचीव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने मैटर को तो रिजर्व कर दिया, मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा, बेहतरीन, आपने उसको टाइटली पैक कर दिया, सील्ड पैक कर दिया। अब जो चीज सिस्टम के अंदर है वो सिस्टम के अंदर ही है, ना वो बाहर जा सकती है और ना बाहर से कोई चीज सिस्टम के अंदर आ सकती है। बट सिस्टम का टेम्परेचर कम करने से आप उसको नहीं रोक सकते, क्योंकि टेम्परेचर डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स की मोशन के ऊपर। मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स इधर से उधर मूव कर रहे हैं, डायनामिक है, मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। मॉलिक्यूल जब मोशन परफॉर्म करेंगे तो उनका टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होगा। तो आप टेम्परेचर को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। अब थर्मोफ्लास्क की एग्जांपल अगर लूं, थर्मोफ्लास्क में क्या होता है, मैं सुबह ऑफिस चाय भर के गया, मैंने अच्छी सी चाय भर के गया गर्मा गर्म, ऑफिस जाके वो अपने टेम्परेचर को किसी हद तक तो मेंटेन रखती है, लेकिन वैसी नहीं होती जैसी मैं लेकर गया था। इन केस मैं चाय पीना भूल गया, अब मैं शाम को जब मैं थर्मस वो वापस लेकर आऊंगा तो उसमें चाय ठंडी हो चुकी होगी, गर्म नहीं होगी। तो एक टाइम तक वो टेम्परेचर को कंट्रोल करने की कोशिश तो करता है, बट टेम्परेचर को हम रिजर्व नहीं कर सकते, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स को आप रोक नहीं सकते कि चल भाई रुक जा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मॉलिक्यूल को आप बोले रुक जा भाई, मूव करना छोड़ दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब सिस्टम की दो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज भी होती हैं, वो भी साथ साथ देखते रहिएगा। एक तो हमने टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ा, ठीक है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। इसके बाद एक और होता है प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम क्या होता है, इसी थर्मोडायनेमिकल टर्म से रिलेटेड होता है, इसलिए इसको अभी हम देख लेते हैं। व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम के अंदर क्या मतलब होता है, दो किस्म की प्रॉपर्टीज होती हैं सिस्टम की। सर एक होती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, और दूसरी होती है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं सिस्टम की, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, लेट्स डिस्कस दिस। भाई देखें, अगर मैं कहूं मेरे पास माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, मैं इसकी मिसाल बहुत सारी हो सकती है, चले मैं एक मिसाल ले लेता हूँ। मेरे पास बॉल्स हैं, बॉल्स का मतलब क्या है, मेरे पास फुटबॉल भी है, मेरे पास बास्केटबॉल भी है, मेरे पास टेनिस बॉल भी है, मेरे पास हार्ड मतलब मल्टीपल किस्म की मेरे पास बॉल्स हैं, मल्टीपल बॉल्स हैं। अब हर बॉल की मैं इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को जानता हूँ, हर बॉल को मैं इंडिविजुअली डिफाइन कर सकता हूँ कि भाई इसका डायमीटर इतना है, इसका मटेरियल ये है, इसका शेप ऐसा है, इसका डिजाइन ऐसा है। तो इसका मतलब मैं अपनी चीज को, मैं अपने आइटम को, मैं अपने मटेरियल को इंडिविजुअली स्टडी कर पा रहा हूं। दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहते हैं। किसी भी सिस्टम को इंडिविजुअल उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, इंडिविजुअल स्टडी करना, इसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। लेट सपोज मेरे सामने एक क्लास बैठी हुई है, मेरे पास एक क्लास मौजूद है, मान लो उस क्लास के अंदर 200 बच्चे मौजूद हैं, और मुझसे पूछा जाता है भाई हाउ इज दिस क्लास, क्लास कैसी है। मैंने कहा भाई ये क्लास जो है एवरेज है। एवरेज का मतलब है सर ये ना बहुत अच्छी क्लास है और ना बहुत बुरी क्लास है जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ। अब ये जो मैंने एवरेज कहा, क्या मैंने हर बच्चे को एनालाइज किया हुआ है? नहीं। अगर मैं हर बच्चे को एनालाइज करूं, इसमें 200 के 200 बच्चों को एनालाइज करूं, तो मैं कहूंगा, क्या कहूंगा, सर ये बच्चा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये बच्चा बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ये बच्चा बस मुनासिब है, ये बच्चा सेटिस्फैक्ट्री है, ये बच्चा बिलो एवरेज है। अब मैं एक एक को अगर पढ़ूंगा ना, एक एक के रिजल्ट को, एक एक के बिहेवियर को, एक एक के स्टडी को अगर मैं देखूं, तो मैं
इंडिविजुअल लेवल पर जाकर जब बात करूंगा तो ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहलाएगी। लेकिन अगर मैं क्लास को एज अ बल्क ऑब्जर्व करके, एज अ बल्क मैं क्लास को ऑब्जर्व करके उसके बारे में कोई बात कर दूं कि भाई ये क्लास मेरी ऐसी है, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। तो किसी भी सिस्टम को एज अ बल्क डिफाइन करना, उसकी प्रॉपर्टीज को एज अ बल्क स्टडी करना, दिस इज कॉल्ड एज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। अब हम जब थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स में जब हमने एटम की प्रॉपर्टीज को पढ़ना होता है, एटम की प्रॉपर्टीज से मतलब क्या होता है? हमें किसी भी एलिमेंट की, किसी भी मैटर के वॉल्यूम को देखना है, हमें उसके टेम्परेचर को देखना है, हमें उसके साइज को देखना है, हमें उसके मतलब मल्टीपल प्रॉपर्टीज हमने अगर किसी चीज की पढ़नी है, तो हम इंडिविजुअल एटम वाइज नहीं पढ़ेंगे कि भाई इस एटम का वॉल्यूम इतना है, इस एटम का टेम्परेचर इतना है, इस एटम का साइज इतना है, इस एटम की प्रेशर इतना है। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। हम अपने सिस्टम को एज अ बल्क स्टडी करते हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ते। नॉट स्टडीड इन थर्मोडायनेमिक्स, इसको हम थर्मोडायनेमिक्स में नहीं पढ़ते। हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी नहीं पढ़ते। एटम लेवल पर जाकर हम चीजों को स्टडी नहीं करते। हम एलिमेंटल लेवल पर या बल्क लेवल पर हम जो भी बात कर रहे होते हैं, वो एटम लेवल पर या बल्क लेवल पर बात कर रहे होते हैं। ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो है वो हम स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स, स्टडी इन थर्मोडायनेमिक्स, इसको हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कवर करते हैं। अब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी सिस्टम की दो होती हैं। सिस्टम की दो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं। एक का नाम होता है इंटेंसिव और एक का नाम होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की फर्दर दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव। और दूसरी हमारे पास होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब वो तमाम की तमाम थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज जो मैक्रोस्कोपिक हो और साथ साथ क्वांटिटी ऑफ मैटर पर इंडिपेंडेंट हो, क्वांटिटी ऑफ मैटर पर इंडिपेंडेंट हो। आई रिपीट, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का ये आई एन आपको बहुत हेल्प करेगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आई एन आ रहा है, तो इस आई एन का मतलब ये होता है कि इंडिपेंडेंट टू द क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंड ना करती हो। मतलब अगर मैं आपके सामने एक गिलास पानी रखूं, ठीक है, और आपसे कहूं व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, और आपको मैं समंदर में ले जाकर खड़ा करूं और आपसे बोलूं इस समंदर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो आप दोनों केस में आंसर देंगे सर द बॉइलिंग पॉइंट वुड बी इक्वल्स टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर जितनी ज्यादा बढ़ जाए, आपकी प्रॉपर्टी चेंज ना हो, वैल्यू चेंज ना हो, उसको हम बोलते हैं चंदा इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। इंडिपेंडेंट टू द क्वांटिटी ऑफ मैटर और इंडिपेंडेंट टू द क्वांटिटी ऑफ मैटर जो प्रॉपर्टीज होती हैं, दीस आर कॉल्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लाइक किसी भी सिस्टम के बॉइलिंग पॉइंट की आप बात करें, तो बॉइलिंग पॉइंट मैटर पे डिपेंड नहीं करता, बॉइलिंग पॉइंट क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता, सॉरी नॉट मैटर, क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता। बॉइलिंग पॉइंट के अलावा मेल्टिंग पॉइंट क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता। इसी तरह हमारे पास अगर डेंसिटी हो, डेंसिटी भी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। इसी तरह हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, जो क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, speed of light in air, speed of light in any medium, this is called as refractive index, ratio of speed of light in air or in medium, particular medium, तो इसको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ईटीसी, तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज। अच्छा, डेंसिटी क्यों नहीं करता भाई? डेंसिटी का सीधा सीधा सा मसला है। डेंसिटी बेसिकली क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास चेंज होगा तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। जब दोनों चेंज होंगे तो उनका रेशो हमेशा सेम रहेगा। डेंसिटी बेसिकली इज अ रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम का रेशो है। जब
किसी भी सब्सटेंस का मास चेंज होता है तो उसका वॉल्यूम भी अल्टीमेटली चेंज होता है, तो रेशो उनका हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो डेंसिटी ऑलवेज रिमेन सेम। डेंसिटी इज मार्क्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करें, अगर हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करें, तो वो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैटर की वो प्रॉपर्टी जो डिपेंडेंट हो उसकी क्वांटिटी के ऊपर, डिपेंडेंट टू द क्वांटिटी ऑफ मैटर। आप मैटर की क्वांटिटी बढ़ाएं, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो जाए, उस चीज की वैल्यू चेंज हो जाए। नॉर्मली तमाम चीजें जो होती हैं हमारी, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज रखती हैं। अगर मैं मास की बात करूं, तो मास अगर मैं बढ़ाऊंगा, तो मास अगर मैं किसी मैटर की क्वांटिटी बढ़ाऊंगा तो उसका मास अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। तो मास हो गया, मास के अलावा क्या हो गया बेटा, वॉल्यूम हो गया। ठीक है। वॉल्यूम के अलावा इंटरनल एनर्जी हो गया। इंटरनल एनर्जी जो होता है सिस्टम का, अगर क्वांटिटी कम है तो इंटरनल एनर्जी भी कम है, क्वांटिटी ज्यादा है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो दीज आर कॉल्ड एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। सिस्टम की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। यहां से आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि भाई कौन कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक काम करता हूँ। मेरे पास एक चार्ट पड़ा होगा, मैं वो चार्ट आपको दे देता हूँ, ढूंढ के, 1 मिनट दें। एक मिनट मैं ये लिख दूं जरा। ठीक है। तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं कि सामने लिखी हुई है। अगर आप टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है। टेम्परेचर के अलावा अगर आप बात करें, अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जो डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर। तो टेम्परेचर क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता। टेम्परेचर इज अ काइंड टेम्परेचर टेम्परेचर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। टेम्परेचर के अलावा अगर आप बात करें किसकी, प्रेशर की बात करें, तो प्रेशर ऑफ अ सिस्टम भी होगा, वो इंडिपेंडेंट टू द अमाउंट ऑफ मटेरियल होगा। डेंसिटी की बात करें, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। कलर की बात करें, कलर भी क्वांटिटी चेंज करने से चेंज नहीं होता। मेल्टिंग पॉइंट इंटेंसिव, बॉइलिंग पॉइंट इंटेंसिव। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसी चीज की है तो वो भी उसकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी काउंट होगी। इसी तरह आप आगे आगे बढ़े, मैथ की बात करें तो ये एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, एंट्रोपी एक्सटेंसिव है।
हीट कैपेसिटी किसी सब्सटेंस की कितनी है, इंटरनल एनर्जी जिसको हम कहते हैं, वो भी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और टोटल मोमेंटम भी एक्सटेंसिव है। तो ये लिस्ट एक नज़र आप दोहरा लीजिएगा, इसकी डेफिनेशन भी सामने लिखी हुई है, तो यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ से आप बता देंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। एंट्रोपी का लफ्ज लिखा हुआ है, तो एंट्रोपी की डेफिनेशन भी कुछ किताबों के अंदर लिखी हुई है, लेकिन एमडीकेट वाले उसको लिफ्ट नहीं करवाते इतनी। तो एंट्रोपी का मतलब क्या होता है भाई, डिसऑर्डरनेस ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंट्रोपी। तो एंट्रोपी आप लोग हीट के चैप्टर में मेरा ख्याल है पढ़ते भी हैं। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि भाई एंट्रोपी इज काइंड ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ मॉलिक्यूल। अगर आप गैस के मॉलिक्यूल्स देखेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल में डिसऑर्डरनेस बहुत ज्यादा पाई जाती है। डिसऑर्डरनेस से मुराद क्या है, एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल की परवाह नहीं है। एक मॉलिक्यूल मींस अगर मशरिक में है तो दूसरा मॉलिक्यूल मगरिब में है, तो दिस इज कॉल्ड एज डिसऑर्डरनेस। ठीक है, डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम इसको हम कहते हैं। और अगर आप लिक्विड के मॉलिक्यूल्स देखेंगे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में डिसऑर्डरनेस थोड़ी सी कम पाई जाती है। अगर आप सॉलिड के मॉलिक्यूल्स देखेंगे तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में डिसऑर्डरनेस ना होने के बराबर है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स टाइटली अरेंज होते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को अगर आपने गौर से देखा तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स लेयर्स की सूरत में होते हैं, तो इनमें डिसऑर्डरनेस थोड़ी सी कम हो जाती है। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स देखेंगे तो वो टाइटली पैक्ड होते हैं, तो टाइटली पैक्ड होने की वजह से इनमें डिसऑर्डरनेस बहुत ही कम होती है। और हम कहते हैं कि सॉलिड के अंदर एंट्रोपी बहुत कम है, ना होने के बराबर है, या आसान लफ्जों में सॉलिड की एंट्रोपी जो है वो कम है। तो एंट्रोपी इज बेसिकली डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। ये मैंने आपको गैस की मिसाल दी है, ये मैंने आपको लिक्विड की मिसाल दी है, ये मैंने आपको सॉलिड की एग्जांपल दी है। तो एंट्रोपी डिक्रीजेस फ्रॉम गैस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड। तो इस बात को हम यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हैं कि एंट्रोपी, इसको एस से डिनोट किया जाता है, डिक्रीजेस फ्रॉम गैस टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड। अगर इंक्रीज करने की बात करेंगे तो एंट्रोपी सॉलिड से लिक्विड की तरफ इंक्रीज होगी, और लिक्विड से गैस की तरफ फर्दर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंट्रोपी का रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे, अवे करेंगे, अवे होंगे, तो उनके अंदर एंट्रोपी पैदा होगी। वो एक दूसरे से दूर जाने की वजह से डिसऑर्डरनेस पैदा होगी। तो एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमसे ये क्या कहते हैं कि भाई आपको स्टेट फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। स्टेट फंक्शन क्या भला होती है। स्टेट फंक्शन से पहले स्टेट फंक्शन से पहले एक चीज आपको पता होनी चाहिए, व्हाट इज स्टेट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की स्टेट से मुराद क्या है। तो सिस्टम की स्टेट से मुराद ये होती है, जब भी आप किसी भी सिस्टम की बात करते हैं तो वो सिस्टम या तो अपनी इनिशियल स्टेट पे होता है या अपने फाइनल स्टेट पे होता है। मतलब सिस्टम आपका एक खड़ा हुआ है, एक सिस्टम आपका मौजूद है, उस सिस्टम में आपने कोई चेंज किया, तो सिस्टम में चेंज किया तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, चेंज हो गई। तो बिफोर चेंजिंग जो सिस्टम था वो इनिशियल सिस्टम हो जाएगा, आफ्टर चेंजिंग जो सिस्टम था वो क्या हो जाएगा, आपका फाइनल सिस्टम हो जाएगा, या फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम हो जाएगा। ठीक है। तो कुछ माइक्रोस्कोपिक, कुछ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक टेम्परेचर, लाइक प्रेशर या वॉल्यूम, जो स्टेट ऑफ सिस्टम को डिफाइन करती हैं। जब आप किसी भी एक को चेंज करोगे तो बाकी प्रॉपर्टीज पर भी फर्क पड़ेगा। लाइक अगर मैंने वॉल्यूम चेंज किया तो प्रेशर टेम्परेचर पे फर्क पड़ेगा, मैंने प्रेशर चेंज किया, वॉल्यूम टेम्परेचर पे फर्क पड़ेगा। तो किसी भी एक को चेंज करने से बाकी प्रॉपर्टीज अफेक्ट होंगी। दीज आर कॉल्ड एज स्टेट ऑफ सिस्टम। सिस्टम की दो किस्म की स्टेट होती हैं, एक को आप क्या कहते हैं सर, इनिशियल स्टेट, और दूसरे को हम क्या कहते हैं सर, फाइनल स्टेट। एक को हम क्या कहते हैं, इनिशियल स्टेट, और दूसरे को हम क्या कहते हैं सर, फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है।
इनिशियल स्टेट से मुराद क्या होती है कि मैं कुछ किसी भी चीज की इनिशियल वैल्यू की बात कर रहा हूँ, मतलब इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, ब्ला ब्ला। ठीक है, किसी भी चीज की इनिशियल वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ये इनिशियल स्टेट हो जाएगी। उसी चीज को मैं चेंज कर देता हूँ, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर, फाइनल टेम्परेचर, इसको हम क्या कह देते हैं, फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब इन दोनों को के दरमियान जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को हम बोल देते हैं चेंज इन स्टेट। स्टेट में क्या हो गई बेटा, चेंज आ गई, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब क्या होता है, कोई टेंशन नहीं है। चेंज को हम डिनोट करते हैं डेल्टा से, और उसका मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, पहली बार नहीं देख रहे। किसी भी चीज की फाइनल वैल्यू और उसकी इनिशियल वैल्यू को आपस में माइनस कर लो, तो इसको हम कहते हैं चेंज इन एनीथिंग। तो चेंज इन स्टेट भी ये होता है कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। आफ्टर दैट, इसके बाद हमारे पास आते हैं स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शंस थर्मोडायनेमिक्स के अंदर वो तमाम फंक्शंस होते हैं जो इस बात पे डिपेंड नहीं करते कि उनको इनिशियल और फाइनल, मतलब वो तमाम के तमाम फंक्शंस जो सिर्फ इस पर डिपेंड करते हो कि आपकी इनिशियल वैल्यू क्या थी और आपकी फाइनल वैल्यू क्या है। स्टेट फंक्शन से मुराद वो तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज, वो तमाम के तमाम फंक्शंस जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हो, बट दे आर इंडिपेंडेंट टू द पाथ फॉलोड। मतलब किस पाथ के जरिए क्या करके आप सिस्टम को इनिशियल से फाइनल तक लेकर गए हैं, इस पर डिपेंड ना करते हो। मींस अगर आपको याद हो तो ये एग्जाम्पल मुझे अच्छे से याद है, इसलिए मैं इसको बता देता हूँ कि भाई मेरे पास जो होता है, अगर मैं ए पॉइंट पे खड़ा हुआ हूं, ए पॉइंट से मूव करके मैं कहा जाता हूं, बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे मूव करके मैं क्या कहता हूं, बी पॉइंट पे खड़ा हुआ हूं। और बी पॉइंट से मैं निकलता हूं, चलना शुरू करता हूं, तो मैं सी पॉइंट तक चला जाता हूं। तो अगर मैं ए से लेके सी तक जाऊं, तो ए से लेके सी तक जाने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है कि ए से बी आओ और बी से सी जाओ। और दूसरा रास्ता क्या है कि आप ए से सी डायरेक्टली चला जाओ। तो फिजिक्स के अंदर आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि वर्क डन का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि आप ए से सी डायरेक्टली जाओ या ए से सी इनडायरेक्ट जाओ। जो आपने वर्क डन किया है वो वर्क डन आपका क्या है, कांस्टेंट है। वो वर्क डन आपका क्या है, सेम है। अगर आप ए से सी इनडायरेक्टली जाते हो या ए से सी डायरेक्टली जाते हो, तो ये कंजर्वेटिव फील्ड की डेरिवेशन भी की होगी, कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा। ए से सी आप डायरेक्टली जाते हो या ए से सी आप इनडायरेक्टली जाते हो, तो वर्क डन जो आपने काम किया है वो हमेशा आपका क्या रहता है, सेम रहता है, क्योंकि वो आपका स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन से मुराद वो आपकी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। इनिशियल से फाइनल किस पाथ से आए हैं, किस रास्ते से आए हैं, उस पर डिपेंड नहीं करता। तो स्टेट फंक्शंस आर दोज फंक्शंस विच ओनली डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो दोज फंक्शंस विच, अल्हम्दुलिल्लाह, बट इंडिपेंडेंट टू द पाथ फॉलोड। किस पाथ के जरिए वो आए उस पर डिपेंडेंट हो, तो वो स्टेट फंक्शन होता है, लाइक टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, एंथैल्पी हो गया, एंड अदर थिंग्स। ठीक है, अच्छा जी।
अब इसके बाद, हमारे पास आता है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम स्टडी करते हैं कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें हम इसमें डिफाइन करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। एक मिनट। जो डेफिनेशन है वो भी हम देखते हैं। इसके बाद हमारे पास जो मेन टॉपिक आता है वो आता है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जब लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं ना, तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज जस्ट नथिंग एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था हेलमोट्स। ठीक है, हेलमोट्स। और हेलमोट्स ने जो ये लॉ दिया था वो बेसिकली एक इंटरप्रिटेशन थी। इट इज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इंटरप्रिटेशन थी। क्या थी वो? कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अच्छा जी, मुझे बताइएगा कि अभी तक हमने बेसिकली सिर्फ डेफिनेशंस कवर की हैं। ये डेफिनेशंस के अंदर हमने क्या क्या कवर किया है? सर, इन डेफिनेशंस के अंदर हमने थर्मोडायनेमिक्स को कवर किया है, थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टीज को कवर किया है। तो यहाँ तक कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मसला, कोई झंझट, कोई मुश्किल चीज नहीं थी? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो भाई, थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रैक्टिकल जो करके दिखाया था वो इसने करके दिखाया था, हेलमोट्स ने। तो हेलमोट्स के इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको एग्जैक्टली हम लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं कहते, इसका पूरा नाम होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसकी कुछ छोटी सी एक इंटरप्रिटेशन होती है, वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। और उसमें एक थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट है, थोड़ा सा डिसकनेक्शन है, या थोड़ा सा एक टेंशन है। वो टेंशन भी आपको इंशाल्लाह मैं रिजॉल्व करके दे दूंगा, परेशान मत होइएगा। ये मैंने एक कंटेनर लिया, ठीक है, इस कंटेनर को समझ लिया, मैंने एक कंटेनर लिया। इस कंटेनर का अपना एक वॉल्यूम होगा। इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या किया? सर, कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स ले लिए। सबसे पहले तो मैंने कंटेनर को यहां से किया ओपन। इस कंटेनर को सपोज करें, इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या लिया? कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स ले लिए। अब गैस के जो मॉलिक्यूल्स ले लिए वो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, रेंडमली अरेंज हुए हुए हैं गैस के मॉलिक्यूल्स। ये बहुत सीक्वेंशियली अरेंज अगर आपको नजर आ रहे हैं तो मेरा ड्राइंग का फॉल्ट है। मान लीजिए गैस के मॉलिक्यूल्स रेंडमली अरेंज हुए हुए हैं। ठीक है, इनिशियली इनिशियली गैस के मॉलिक्यूल्स ऐसे अरेंज हुए हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया? इसके ऊपर मैंने एक पिस्टन लगा दिया। पिस्टन का मतलब बिल्कुल वही है जो सिरिंज के पीछे लगा हुआ होता है, जिससे आप सिरिंज को खींचते हैं, या पेन के पीछे लगा होता है जिसकी मदद से आप इंक लेते हैं, इंक भरते हैं। तो ये मैंने इसके ऊपर एक क्या लगा दिया? फ्रिक्शन लेस और वेट लेस पिस्टन लगा दिया। एक ऐसा पिस्टन ना जिसकी कोई फ्रिक्शन है दीवार के साथ, वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ, ना उसका कोई वेट है। आइडियल सिस्टम कंसिडर कर रहा हूं। जब भी कोई थ्योरी पढ़ी जाती है तो वो आइडियल सिस्टम पे रख के पढ़ी जाती है। अब इस सिस्टम की कुछ वैल्यूज हैं। क्या वैल्यूज हैं? सर, इसकी कोई ना कोई इंटरनल एनर्जी है, जिसको मैं क्या कहूंगा, इसकी कुछ ना कुछ स्टेट्स हैं सिस्टम की। वो क्या स्टेट्स हैं, आइए जरा देख लेते हैं। इस सिस्टम की एक पर्टिकुलर क्या है, एनर्जी है, जिसको मैं इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम कहूंगा, E1 के बराबर होगी। इसका अपना पर्टिकुलर टेम्परेचर है जो T1 के बराबर होगा। इसका पर्टिकुलर वॉल्यूम है जो V1 के बराबर होगा। और इसी तरह ये इसकी अभी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज है, ये सिस्टम की प्रॉपर्टीज है। अब मैंने क्या किया? इस सिस्टम को कुछ बाहर से एक्सटर्नली टेम्परेचर प्रोवाइड किया। टेम्परेचर प्रोवाइड किया, इसके नीचे समझे मैंने बर्नर फ्लेम ऑन किया। जैसे ही मैं फ्लेम ऑन करता हूं,
मैं इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करता हूं, तो हीट एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद क्या होगा, मॉलिक्यूल्स मेरे पहले आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे थे। मॉलिक्यूल्स पहले आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे थे, अपनी मर्जी से मूव कर रहे थे, जिसका जहां दिल चाह रहा था वहां मूव कर रहा था। कोई हल्का मूव कर रहा था, कोई किसी की मोशन फास्ट थी। तो मॉलिक्यूल्स अपना आराम आराम से क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने टेम्परेचर देना शुरू किया, तो टेम्परेचर देकर पहले एक मॉलिक्यूल था वो मान ले यहां से यहां तक जाता था, यहां से यहां तक जाता था। जैसे ही मैंने टेम्परेचर दिया तो इसी में फौरन से शक्ति आ गई, एनर्जी आ गई। अब ये यहां से यहां तक जा रहा है और यहां से यहां तक जाने लग गया। तो टेम्परेचर तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब टेम्परेचर दिया जो कि काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो मॉलिक्यूल्स की मोशन बढ़ गई। पहले मॉलिक्यूल्स पिस्टन पे जाके आहिस्ता से टकरा रहे थे, पिस्टन की सेहत पे फर्क नहीं पड़ रहा था। अब मॉलिक्यूल्स ने पिस्टन पे जो टकराना था, पिस्टन पे जो प्रेशर एग्जर्ट करना था, वो करना शुरू कर दिया। अब उनका प्रेशर की वैल्यू बढ़ गई है। तो ये पिस्टन आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ मूव हो गया। ये पिस्टन अपनी इनिशियल पोजीशन छोड़ के इस पोजीशन के ऊपर आ गया। और मॉलिक्यूल्स जो पिस्टन आपका V1 पोजीशन के ऊपर था, अब ये कहां पर आ गया, V2 पोजीशन के ऊपर। मॉलिक्यूल्स भी निकल के यहां तक आ गए। ठीक है। मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नहीं बढ़ा, खुदा न खास्ता। इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं। अगर इसको क्या करें, आप इसको ऐसे देख लें। ठीक है। ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। एक मिनट दीजिएगा मुझे। इसको मैंने किया थोड़ा सा नन्ना मुन्ना। ठीक है। इसको मैंने किया कॉपी और यहां मैंने कर दिया पेस्ट। ठीक है। अच्छा जी, इसको जनाब ऐसा करना पड़ेगा सर आपको, इसको यहाँ से उठा के, चल भैया तू कहाँ है, हिल जा। नहीं भाई पड़ गया, वो नहीं हिल रहा। पड़ा दोबारा। वो इसका ना कर्सर नहीं मिल रहा था, मूव नहीं कर रहा था। तो मान ले अभी पिस्टन तो आपका यहाँ पर मौजूद है। अब आपने क्या किया, अब आपने ये किया कि आपके जो मॉलिक्यूल पिस्टन जो था वो अब ऊपर की तरफ खुद ब खुद मूव हो गया। और पिस्टन ने अपनी पोजीशन चेंज की और पिस्टन समझ लें यहाँ पर आ गया। मॉलिक्यूल्स ने धक्का लगाया, प्रेशर लगाया। अब मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस था वो भी बढ़ गया, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर गए। जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर गए तो सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ गया। सिस्टम के वॉल्यूम के साथ सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई। सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ गया। सिस्टम का प्रेशर बढ़ गया। बहुत सारी चीजें इसकी क्या हो गई, चेंज हो गई। और इसका जो पिस्टन था वो उठ के इस जगह पर आ गया। अब यहाँ पर वही सारी बातें हैं जो हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी। ये आपका सिस्टम है। इस सिस्टम की कुछ इनिशियल स्टेट थी। फिर सिस्टम की इनिशियल स्टेट जो चेंज हुई वो फाइनल स्टेट के अंदर चेंज हो गई। जो पहली डेफिनेशन है वो इनिशियल स्टेट की है, पहली डायग्राम है। जो दूसरी डायग्राम है वो कौन सी है, फाइनल स्टेट की है। इसमें अगर आप टेम्परेचर देखेंगे तो टेम्परेचर एनर्जी E2 हो गई। टेम्परेचर जो है वो T2 हो गया। वॉल्यूम जो हो गया वो क्या हो गया, V2 हो गया। दिस इज द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये बस एक छोटी सी डायग्राम है। अब इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ ये था, जरा मुझे समझाइएगा। इसमें इस प्रोसेस में क्या हुआ, इस प्रोसेस के अंदर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नजर आएगा। कैसे नजर आएगा, जब तक मैंने मॉलिक्यूल्स को एनर्जी नहीं सप्लाई की, जब तक मैंने मॉलिक्यूल्स को मान लो ये एनर्जी मैंने सप्लाई नहीं की, क्या मॉलिक्यूल में खुद से जरूरत थी कि वो पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव कर देते? नहीं। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स की अपनी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, पिस्टन ने उसको रोका हुआ था। जब तक आपने ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं की, मॉलिक्यूल्स में खुद से इतनी जरूरत नहीं थी कि वो पिस्टन को ऊपर की तरफ लेकर चले जाते। अगर ऐसा हो जाता कि विदाउट एनी एनर्जी गिवन, अगर हम एनर्जी नहीं दे रहे सिस्टम को और सिस्टम खुद से एनर्जी जनरेट कर रहा है, तो हम लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फेल कर देते और बोल देते कि एनर्जी क्रिएट हो सकती है। अगर खुद से मॉलिक्यूल्स पिस्टन पे एनर्जी लगा के पिस्टन को ऊपर ले जाते, तो इसका मतलब एनर्जी क्रिएट हो सकती है।
अब जरा सोचें, मैंने मॉलिक्यूल्स को एनर्जी दे दी। जब मैंने मॉलिक्यूल्स को एनर्जी दे दी तो अब मॉलिक्यूल्स की मजबूरी हो गई कि अपनी एनर्जी को बढ़ाओ, पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई करो और उसको ऊपर लेकर चले जाओ। अगर मॉलिक्यूल ऐसा ना करते, मैं एनर्जी देता चला जाता, देता चला जाता, देता चला जाता, मैं जितनी एनर्जी है मैं उसको प्रोवाइड कर देता सिस्टम को, लेकिन सिस्टम कोई काम नहीं करता। सिस्टम ना अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाता, ना वॉल्यूम बढ़ाता, ना पिस्टन को ऊपर लेकर जाता। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि एनर्जी जो मैंने प्रोवाइड की है वो एनर्जी बेसिकली डिस्ट्रॉय हो रही है, वो किसी काम नहीं आ रही, किसी चीज में ट्रांसफर नहीं हो रही। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि एनर्जी ना ही क्रिएट हो सकती है और एनर्जी ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है, वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में ट्रांसफर होती है। तो ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट नजर आया कि आपने जब तक एनर्जी प्रोवाइड नहीं की, मॉलिक्यूल्स ने कोई काम नहीं किया। वंस आपने एनर्जी प्रोवाइड की, मॉलिक्यूल्स ने अपनी इंटरनल एनर्जी को भी इंक्रीज किया, मॉलिक्यूल्स ने प्रेशर भी अप्लाई किया, मॉलिक्यूल्स ने टेम्परेचर भी अपने इंक्रीज किया। अब इसकी जो एक्सप्रेशन होती है ना, उसमें थोड़ा सा ना वो है, क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट है। वो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट क्या है, वो आपने आज तक फिजिक्स के अंदर क्या पढ़ा होगा? वो आपने आज तक फिजिक्स के अंदर ये पढ़ा होगा, मैं आपको बता देता हूँ फिजिक्स में आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा। फिजिक्स के अंदर इसकी एक्सप्रेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी कि भाई मॉलिक्यूल को हीट एनर्जी प्रोवाइड करो, डेल्टा क्यू से शो होता है। वो बेसिकली बराबर होती है मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी जो यू से शो की जाती है और वर्क डन के। मतलब आप सिस्टम को हीट एनर्जी प्रोवाइड करो तो वो हीट एनर्जी दो काम करने में कंज्यूम होगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है। आपने सिस्टम को हीट एनर्जी प्रोवाइड की तो वो हीट एनर्जी दो चीजों में कंज्यूम होगी। नंबर, वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी, और नंबर टू, वो क्या करेगी, वर्क डन परफॉर्म करेगी। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, जो आपने फिजिक्स के अंदर इस फॉर्मूले से पढ़ी होगी। केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। वो फॉर्मूला क्या कहता है आपसे? वो फॉर्मूला कहता है भाई, सबसे पहले तो आप Q को शो करते हो डेल्टा Q से, Q को शो करते हो स्मॉल से, हीट एनर्जी को शो करते हो स्मॉल Q से। सो अकॉर्डिंग टू, बेटा TD का मतलब है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये फॉर्मूला आपसे केमिस्ट्री में कहता है कि जो Q होता है ना, वो बेसिकली बराबर होता है डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू के। अब ये माइनस डब्ल्यू क्यों होता है? यहाँ तो प्लस डब्ल्यू होना चाहिए। क्यू का मतलब वही है कि हीट एनर्जी, डेल्टा ई का मतलब है इंटरनल एनर्जी कितना चेंज आया, और डब्ल्यू का मतलब कितना वर्क डन सिस्टम ने परफॉर्म किया। तो अब यहाँ पे माइनस डब्ल्यू होता है। ये माइनस डब्ल्यू क्यों होता है? हम केमिस्ट्री के अंदर इसको ऐसे क्यों पढ़ते हैं, मैं अभी इसको थोड़ा सा नीचे जाके इंटरप्रेट इंटरप्रेट करता हूँ, हौसला रखिएगा। लेकिन आपने फिजिक्स के अंदर ये डेफिनेशन पढ़ी हुई है, मैं समझ अदर बुक्स के अंदर पढ़ते हो तो वहां भी ये डेफिनेशन पढ़ते हो। सिंध बोर्ड को जब आप खोल के बैठते हो ना, तो सिंध टैक्स बोर्ड के अंदर, बुक बोर्ड के अंदर ये वाली कहानी लिखी हुई है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, इसकी मिसाल क्या है अभी समझाता हूं मैं। तो यहां से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन जो निकल के आती है वो क्या निकल के आती है, डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू प्लस का डब्ल्यू। डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू प्लस का डब्ल्यू, इस एक्सप्रेशन को आप याद रखिएगा, ये एक्सप्रेशन हमारे पास निकल के आती है। अब इसकी वही मिसाल है, अगर आप याद रखो तो आपने ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। ग्रेविटी क्या बोलती है? ग्रेविटी का मतलब होता है भाई एक, इसको जी से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है समथिंग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है, जिसको कहीं कहीं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिया जाता है। अब आपने एक चीज पढ़ा है कि भाई अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द अर्थ आ रहा हो, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ आ रहा हो, तो आपकी ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर आपका ग्रेविटी, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा हो, एल्टीट्यूड की तरफ जा रहा हो, तो उसकी ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है सर? उसकी ग्रेविटी की वैल्यू होती है माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आप लोगों ने पढ़ा है बिल्कुल। तो यही फर्क है बस यहाँ पे प्लस और माइनस की इंटरप्रिटेशन का। कुछ किताबें क्या कहती हैं कि भाई अगर ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ आ रहा हो, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ आ रहा हो, तो उसकी ग्रेविटी -9.8 लो।
और अगर ऑपोजिट काम कर रहा हो तो उसको प्लस ले लो। तो ये प्लस और माइनस का आर्ग्यूमेंट है। तो यहां पर भी ये प्लस और माइनस का आर्ग्यूमेंट है। वो क्या आर्ग्यूमेंट है जरा मैं बताता हूं। सबसे पहला है वो आर्ग्यूमेंट फिजिक्स के, वो हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री का। फिजिक्स वाले कहते हैं अगर सिस्टम कोई वर्क डन परफॉर्म कर रहा है, अगर कोई वर्क डन सिस्टम परफॉर्म कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम अगर हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब, वर्क डन का मतलब क्या होता है? वर्क डन का मतलब होता है किसी चीज पर फोर्स लगाओ, फोर्स लगाने की सूरत में वो चीज डिस्टेंस कवर कर ले। मतलब मैंने आपको धक्का दिया, मैंने फोर्स लगाई, आपने डिस्टेंस कवर किया, आप गिर गए, तो मैंने आप पे वर्क डन किया। मैंने आप पे क्या किया बेटा? वर्क डन किया, जो एफ इंटू डी होता है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है पॉजिटिव। केमिस्ट्री कहती है वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम जो होगा वो हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्यों? अभी बताता हूं क्यों ऐसा होता है। और वर्क डन ऑन द सिस्टम जो होता है वो केमिस्ट्री कहती है भाई पॉजिटिव होगा। लेकिन फिजिक्स वाले यहाँ पे उल्टा कहते हैं। ये वही डिफरेंस है जो आपने ग्रेविटी को ऊपर ले जाने में -9.8, नीचे लाने में +9.8 में पढ़ा है। केमिस्ट्री वाले कहते हैं बेसिकली जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है ना, वर्क डन बाय द सिस्टम होता है ना, तो वो एक्सपेंशन होती है, एक्सपेंशन होती है किसी भी सिस्टम की। अब यहां पर आप देखें कि अगर मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि मेरा सिस्टम है, मॉलिक्यूल्स ने पिस्टन पे वर्क डन किया, पिस्टन ऊपर चला गया, तो ये एक्सपेंशन हुई या कंप्रेशन हुआ? सर नजर आ रहा है, ये एक्सपेंशन हुआ। तो एक्सपेंशन हुई है अगेंस्ट द नेचर। नेचर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर नेचर मतलब कुदरत का एक तोहफा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसकी वजह से आप सांस ले सकते हो। तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट जाकर एक्सपेंशन हुई है। तो इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो एक्सपेंशन अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव लेते हैं केमिस्ट्री में। बिल्कुल इसी तरह जैसे फिजिक्स में आप बोलते हो कि भाई अगेंस्ट द सरफेस, अगेंस्ट द सेंटर ऑफ द अर्थ आप जा रहे हो, तभी आप ग्रेविटी की वैल्यू क्या करते हो? नेगेटिव में लेते हो। तभी आप ग्रेविटी की वैल्यू क्या लेते हो? नेगेटिव। क्योंकि आप अगेंस्ट द मोशन मूव कर रहे होते हो। हर चीज ऊपर से नीचे आ रही है, लेकिन आप अगेंस्ट जा रहे हो तो आप माइनस लोगे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या चाहता है? कि ये पिस्टन नीचे की तरफ मूव करे, कंप्रेस हो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहता है ये पिस्टन नीचे की तरफ मूव करे, कंप्रेस हो। वो प्रेशर लगा रहा है, लेकिन आप उसके अगेंस्ट काम कर रहे हो, तभी आपको क्या लिया गया है? नेगेटिव लिया गया है। एक्सपेंशन अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। और वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, मतलब पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा। अगर मैं ऊपर से प्रेशर लगाऊं, पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा। तो ये मिसाल है कंप्रेशन की। और इसको हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। ये केमिस्ट्री वालों ने जस्टिफिकेशन दी हुई है। लेकिन नॉर्मली तमाम किताबों के अंदर वर्क डन बाय द सिस्टम को पॉजिटिव लिया हुआ होता है और वर्क डन ऑन द सिस्टम को नेगेटिव लिया होता है। कोई टेंशन नहीं होती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अपनी किताब को फॉलो करना है, कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए, आपने किताब को फॉलो करना है। तो पहले मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि वर्क डन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि ये क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है जो आपके दिमाग के भर रहे रहता है। अच्छा, जब हमने साइन कन्वेंशन पढ़ लिया, वर्क डन कंप्लीट कर लिया, ये हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा। साइन कन्वेंशन के बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज नॉट जस्ट अ टॉपिक, एक सिंपल सी एक बस डेफिनेशन है कि भाई प्रेशर और वर्क डन का रिलेशन क्या है। तो एक ऐसी इक्वेशन ड्राइव करो जिसमें प्रेशर भी आ रहा हो, वॉल्यूम भी आ रहा हो, वर्क डन भी आ रहा हो। तो उस इक्वेशन का नाम होता है W इक्वल्स टू पी डेल्टा वी। W इक्वल्स टू पी डेल्टा वी उस इक्वेशन का नाम होता है। ठीक है। जिसमें प्रेशर भी आता है, वॉल्यूम भी आता है और वर्क डन भी आता है। इसकी डेरिवेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? इसकी डेरिवेशन स्टार्ट होती है, आप जरा गौर फरमा ले एक मिनट के लिए। W का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ये आपने W का फॉर्मूला पढ़ा है। अच्छा, फोर्स को मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं? अगर किसी मॉलिक्यूल की बात करूं, मॉलिक्यूल जाता है पिस्टन पे, फोर्स लगाता है पिस्टन पे, जाके प्रेशर लगाता है, तो प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है? फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर की डेफिनेशन होती है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहां से मैं फोर्स की डेफिनेशन निकाल लूंगा, एरिया मल्टीप्लाई बाय प्रेशर। तो फोर्स की डेफिनेशन एरिया मल्टीप्लाई बाय प्रेशर में यहां लाकर पुट कर दूंगा। अब एरिया इज अ टू डायमेंशनल थिंग, और टू डायमेंशनल को जब तीसरी डायमेंशन से मल्टीप्लाई करते हो, एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ होता है।
जब इसमें तीसरी डायमेंशन लेकर आते हो हाइट, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट बन जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। तो यहां से W की वैल्यू निकल जाती है, W इक्वल्स टू P डेल्टा V। तो ये एक फॉर्मूला निकलता है, इसको आपने याद रखना है। इस फॉर्मूले को ले जाके आप पुट कर दे तो कहां पर, अपनी इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है, डेल्टा E बराबर है Q प्लस W के। तो यहां पर जब वैल्यू पुट कर दी आपने, तो डेल्टा E वुड बी इक्वल्स टू Q प्लस का P डेल्टा V बन जाएगा। और Q की वैल्यू क्या बन जाएगी, डेल्टा E माइनस P डेल्टा V। वो झगड़ा अपनी जगह पर बरकरार है। वो झगड़ा जो है वो अपनी जगह पर बरकरार है। वो क्या झगड़ा है कि भाई, जब भी हम वर्क डन करेंगे, जब भी हम वर्क डन करेंगे अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। तो वर्क डन बाय द सिस्टम हमेशा क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। केमिस्ट्री इसको कहती है कि भाई वर्क डन बाय द सिस्टम जब भी आप करोगे तो इट वुड बी नेगेटिव। ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो W की जगह जब आप वैल्यू पुट करोगे नेगेटिव, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, डेल्टा E वुड बी इक्वल्स टू Q माइनस का P डेल्टा V। डेल्टा E का फॉर्मूला होता है Q प्लस W। W की वैल्यू पुट करते हो माइनस का P डेल्टा V। तो डेल्टा E ऑल्सो इक्वल्स टू Q माइनस का P डेल्टा V। और Q की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा E प्लस का P डेल्टा V। ये इसकी एक्सप्रेशन बन जाएगी। बस W का प्लस माइनस आपस में खेलना, और कुछ भी काम नहीं कर रहे आप लोग। आफ्टर दैट देर आर टू एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहली एप्लीकेशन क्या होती है, पहली एप्लीकेशन होती है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब ऐसा प्रोसेस जो क्लोज कंटेनर में हो रहा हो, कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स हो, उसको हम बोलते हैं प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जिसमें चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वॉल्यूम चेंज होने की वैल्यू जीरो होगी, तो जीरो से जो टकराएगा वो पास पास हो जाएगा, आंसर आ जाएगा जीरो। तो अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हो सिस्टम को, तो सिस्टम विल ओनली यूटिलाइज द एनर्जी टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर आप हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हो सिस्टम को एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर आप इंटरनल एनर्जी, हीट एनर्जी सिस्टम को प्रोवाइड करते हो, तो सिस्टम उस हीट एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ यूटिलाइज करेगा टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। बस इस स्टेटमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू आता है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम व्हाट विल हैपन इफ यू अप्लाई द, इफ यू प्रोवाइड द, इफ यू प्रोवाइड द हीट एनर्जी टू द सिस्टम। आई रिपीट, ये पूछा जाता है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर सिस्टम को हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाए तो वो कहाँ यूटिलाइज होगी। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम या आइसोकोरिक प्रोसेस में सिस्टम को हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाए तो इट विल ओनली यूटिलाइज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इट विल ओनली यूटिलाइज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, और कुछ वर्क डन वगैरह नहीं होगा। फिर आता है प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब आपने प्रेशर वही रखना है जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। एटमॉस्फेयर का प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर होता है। तो कांस्टेंट प्रेशर रखने के लिए आपने कंटेनर के ऊपर से ढक्कन हटा दिया, कंटेनर्स के ऊपर से ढक्कन रिमूव कर दिया, आपने जो भी पिस्टन था वो रिमूव कर दिया। तो अब जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वही आपके सिस्टम का प्रेशर है। दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इस प्रोसेस को आप करते हो ओपन कंटेनर के अंदर। तो भाई ये प्रोसेस करने जाते हो तो आपकी जो थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन बन के आई है, Q इक्वल्स टू, इक्वेशन नंबर वन को फॉलो करोगे तो इक्वेशन नंबर वन क्या कह रही है आपसे, क्यू पी का मतलब प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर हो रहा है, डेल्टा ई प्लस का पी डेल्टा वी है। ठीक है जी। डेल्टा ई का मतलब होता है E2 माइनस का E1 प्लस का डेल्टा वी का मतलब होगा V2 माइनस का V1, खोलोगे तो PV2 माइनस का PV1 हो जाएगा। E2 और PV2 को साथ मिला दोगे, E2 और PV2 को साथ मिला दोगे, और इसी तरह इन दोनों के माइनस को कॉमन लोगे और E1 और PV1 को साथ मिला दोगे। E1 और PV1 को आप क्या कर दोगे, साथ मिला दोगे। तो व्हाट विल हैपन, एक पेयरिंग बन जाएगी E प्लस का PV। ये एक नई डेफिनेशन निकल के आती है। जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या डेफिनेशन है कि भाई सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम इज कॉल्ड एज इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम इज कॉल्ड एज इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, जो कि हमारा अगला टॉपिक है।
अभी हम इस पर आते हैं। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी नजर आ रही है आपको, प्लस का प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम नजर आ रहा है। तो इसको आप क्या बोलोगे, H2, और उसको बोल दोगे H1। H2 माइनस H1 वुड बी इक्वल्स टू, H2 माइनस H1 वुड बी इक्वल्स टू डेल्टा H के बराबर। H2 माइनस H1 किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा H के बराबर। तो अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे सिस्टम को हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हो, तो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है वो प्रोवाइड की गई हीट एनर्जी जो कांस्टेंट प्रेशर पर अप्लाई हो रही है, इट विल ओनली यूटिलाइज टू इंक्रीज द इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। ये सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की इंथैल्पी इंक्रीज करने के काम आएगी और कुछ नहीं। अब यहां से सवाल पैदा होता है, सर व्हाट इज इंथैल्पी। इंथैल्पी का मतलब क्या है। अगर मैं जबानी कलामी लफ्जों में इंथैल्पी की डेफिनेशन बताऊं, अगर मैं जबानी कलामी लफ्जों में इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम की डेफिनेशन बताऊं, तो इंथैल्पी ऑफ सिस्टम का मतलब ये होता है कि टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। एक सिस्टम में कितनी हीट जमा हुई हुई है, कितनी हीट भरपूर मौजूद है, उस टोटल हीट कंटेंट को आप क्या बोलते हो, एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम बोलते हो। ठीक है। अब मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख भी देता हूँ, हॉस्टल लिखिएगा। कहाँ चला गया मेरा, अच्छा कहाँ चला गया भैया, आ जाए यहाँ पर। कहाँ लिखे हुए एंथैल्पी की डेफिनेशन मेरे पास, सुने की बात नहीं। कहाँ चला गया। तो इंथैल्पी का मतलब होता है, जो आप शुरू में कह रहे थे सर इंथैल्पी पढ़ाते हैं, तो अब यहाँ पर हम इसको पढ़ लेते हैं। इंथैल्पी बेसिकली एक थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टी है सिस्टम की, थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम विच टेल्स यू द टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम का जो जितना हीट कंटेंट होता है उसके बारे में जो बात की जाती है, मतलब इंथैल्पी को एच से रिप्रेजेंट करते हैं, एच, और चेंज इन इंथैल्पी को ऑब्वियसली डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन क्या होती है, जो इसकी कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन होती है वो क्या कहती है, इट इज अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी दैट रिप्रेजेंट द टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम का जितना हीट कंटेंट है, टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम, ये आपकी इंथैल्पी डिफाइन करती है। अगर इसकी डेफिनेशन पे देखा जाए, जो इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है, मतलब जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, तो उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन कहती है सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, जो मैंने आपको ऊपर लिख के दी। सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम। इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम का आप सम ले लें, तो दिस इज बेसिकली इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। और इसकी एक्सप्रेशन कैसे लिखी जाएगी, H इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है E, प्रेशर वॉल्यूम का मतलब होता है PV। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। एक सिस्टम में कितनी हीट जमा है, कितनी हीट मौजूद है, इज बेसिकली इंथैल्पी। इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन डिस्क्राइब द हीट एक्सचेंज। जब भी हम कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट एक्सचेंज की बात करते हैं, लाइक हीट एक्सचेंज से मुराद क्या है, कि आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ने कुछ हीट एब्जॉर्ब की, उसने प्रोडक्ट बना लिया। या रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ने कुछ हीट इवॉल्व की और प्रोडक्ट बना लिया। तो आप क्या बोलते हो, इससे आप क्या बताते हो, इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन बताते हो।
कि कितनी हीट आपके सिस्टम से रिमूव हुई या कितनी हीट आपके सिस्टम पर क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई। तो चेंज इन इंथैल्पी बेसिकली क्या होता है, चेंज इन इंथैल्पी का मतलब होता है इज इक्वल टू द हीट एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम। सिस्टम से कितनी हीट ऐड हुई या कितनी हीट क्या हुई, रिमूव हुई। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन भी कहते हैं। आगे जाके इसको हम डेफिनेशन में क्या कहेंगे, इट इज बेसिकली इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, अब इस पर अप्लाई करना होता है हमें हेसिस लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन पढ़ ली है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद आता है थर्मोकेमिस्ट्री का लॉ। जब थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ने जाते हैं ना, तो थर्मोडायनेमिक्स खत्म होने के बाद थर्मोकेमिस्ट्री की बारी आती है। इंथैल्पी इज बेसिकली एक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, जो मैंने आपको पहले बता दिया। तो थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर बताना था, चले कोई बात नहीं, बस आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कोई मुश्किल डेफिनेशन नहीं है। हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम, और मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ, दिस इज बेसिकली इंथैल्पी। अब थर्मोकेमिस्ट्री जब आप पढ़ने जाते हैं, तो थर्मोकेमिस्ट्री में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट आर टाइप्स ऑफ द रिएक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा कौन सा होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये मेरे वन नोट को क्या हो गया, बबला हो गया। रिकॉर्डिंग हो रही है ना। तो ये बड़ा मसला है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ आपसे बातें करने के लिए, फिर मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल जाता हूँ। तो अभी इसकी कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं जो एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, वो डिफरेंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो वो आपको खुद ही समझ में आते रहेंगे। एक्सो का पहले तो लफ्जी मतलब क्या होता है। सर एक्सो का लफ्जी मतलब होता है टेकिंग आउट, किसी भी चीज को बाहर निकालना। तो एक्सो का मतलब होता है आउट। और एंडो का मतलब क्या होता है, अगर आप लफ्जी मतलब एंडो का देखें तो इसका मतलब होता है टेकिंग इन, एब्जॉर्ब होना किसी भी चीज का, दिस इज कॉल्ड एज एंडो। ठीक है। अब अगर वो रिएक्शन जिसमें हीट कहाँ से, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जा रही है, हीट इवॉल्व हो रही है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, या सराउंडिंग में हीट मूव हो रही है, हीट एक्सचेंज हो रही है कहाँ से कहाँ पर, हीट निकल रही है सिस्टम से और कहाँ जा रही है, सराउंडिंग पे जा रही है। सिस्टम से निकलती है, आपके सिस्टम से हीट निकलती है और कहाँ मूव करती है, सराउंडिंग की तरफ मूव करती है। तो दोज केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। वो केमिकल रिएक्शन जो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब सराउंडिंग से हीट लेते हैं और सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं, हीट का ट्रेवल या हीट का एक्सचेंज होता है फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। तो फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम अगर हीट का एक्सचेंज होगा, तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नतीजे में सिस्टम से हीट निकलती है, तो सिस्टम आपका क्या हो जाता है, कूल्ड हो जाता है। सिस्टम इज कूल्ड वाइल सराउंडिंग की बात करेंगे तो सराउंडिंग वुड बिकम वार्म। सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाएगा क्योंकि हीट सिस्टम से निकली है और सराउंडिंग तक गई है, तो सराउंडिंग आपका क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। ठीक है। और ऑपोजिट काम करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन में। एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपका सिस्टम वार्म हो जाएगा क्योंकि सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। और अगर आप बात करेंगे सराउंडिंग की, तो सराउंडिंग से टेम्परेचर लिया गया है, सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की गई है, तो सराउंडिंग वुड बिकम कोल्ड।
सराउंडिंग आपकी क्या हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी। ठीक है जनाब। अब जी, जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं तो डेल्टा एच का फॉर्मूला होता है, डेल्टा एच वुड बी इक्वल्स टू हीट ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट, सॉरी उल्टा बोल दिया, डेल्टा एच वुड बी इक्वल्स टू H2 - H1। H2 मतलब हीट ऑफ प्रोडक्ट और H1 मतलब हीट ऑफ रिएक्टेंट। तो डेल्टा ई बराबर होता है Hp - Hr। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट ऑफ प्रोडक्ट जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। हीट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि सिस्टम जो आपका रिएक्टेंट है, जो बेसिकली आपका रिएक्टेंट है, उसकी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, वो टेम्परेचर रिलीज कर रहा है, हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो H2 - H1 के कॉन्सेप्ट से हीट ऑफ रिएक्टेंट इसमें ज्यादा होती है। तभी डेल्टा एच का आंसर जो आता है वो क्या आता है, नेगेटिव आता है इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में बात करेंगे तो सिस्टम मतलब जो आपका रिएक्टेंट है उसका टेम्परेचर या हीट एनर्जी कम होती है। जब कम होती है तो वो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करता है, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसकी हीट एनर्जी अल्टीमेटली गर्मा गर्म ज्यादा होती है। ठीक है। तो इसमें डेल्टा एच हीट ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होती है, तो डेल्टा एच वुड बी पॉजिटिव। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि जिस नंबर के साथ माइनस होगा, अगर वो बड़ा होगा तो फाइनल आंसर माइनस में होगा, और अगर वो छोटा होगा तो फाइनल आंसर किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। तो यहां पर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हीट ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन हीट ऑफ प्रोडक्ट, और इसके अंदर हीट ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन हीट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। चाय बनाने के लिए आपने पानी रखा, पत्ती रखी, दूध रखा, सारी चीजें ठंडी थी। अब उसको मिलाते रहो, हिलाते रहो, कभी जिंदगी में चाय नहीं बनेगी जब तक आप टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करोगे। अब सराउंडिंग से आपने हीट एनर्जी प्रोवाइड की सिस्टम को, तो सिस्टम जो प्रोडक्ट बना वो गर्मा गर्म खोलता हुआ बना, क्योंकि इसने हीट एनर्जी क्या की है, एब्जॉर्ब की है। उसने हीट एनर्जी क्या की है बेटा, एब्जॉर्ब की है। ठीक है। अब इसको समझाने के लिए हमारे पास आता है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ हीट समेशन। हेसिस लॉ का लास्ट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर आता है, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री भी कहलाता है, और इसका अलग से नाम क्या है, हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट। अभी वही है जैसे मैंने आपको वर्क डन की बताया था, वर्क डन अगर आप ए से लेके सी तक करो या ए से लेके बी से आओ, बी से लेके सी पे जाओ, वर्क डन सेम है। तो इसी कॉन्सेप्ट को इसने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। इसने कहा अगर एक रिएक्टेंट है आपके पास ए, उससे आपने जो फाइनल प्रोडक्ट बनाया वो क्या बनाया, डी। एक तो हुआ डायरेक्टली आपने फाइनल प्रोडक्ट बनाया, और एक हुआ आप ए से पहले गए कहां पर, बी पर गए, और बी से आपने क्या बनाया, सी बनाया, और सी से फिर आखिर में आपने क्या बनाया, डी बनाया। तो आप कोई रिएक्शन डायरेक्ट करो या मल्टीपल स्टेप्स में करो, तो जो हीट कंटेंट होगा, जो इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम होगी, वो चाहे आप डायरेक्ट करो चाहे आप इनडायरेक्ट करो, इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम वुड बी सेम। तो इंथैल्पी इज बेसिकली अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब होता है जो फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करता है, फाइनल से इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, इनिशियल से फाइनल किस रास्ते से किस पाथ से गए उस पर डिपेंड नहीं करता। तो डेल्टा एच का जो आंसर होगा वो क्या होगा सर, डेल्टा एच वुड बी इक्वल्स टू H1 प्लस का, या इसको जो डेल्टा एच होगा अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ, तो हेसिस लॉ ने कहा कि इफ अ केमिकल रिएक्शन कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप और मल्टीपल स्टेप्स, द हीट रिलीज और एब्जॉर्ब, द इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट वेदर द रिएक्शन इज कैरीड आउट इन अ सिंगल और मल्टीपल स्टेप्स। तो अकॉर्डिंग टू इसकी वो क्या नाम है, स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। इसकी जो डेफिनेशन है, जो इसकी फॉर्मूला है, वही इसका स्टेटमेंट है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन एक स्टेप में हो या एन स्टेप्स में हो, तो जो इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम होती है वो हमेशा सेम होती है, कांस्टेंट होती है। वो इनडिपेंडेंट होती है इस बात के कि आपने रिएक्शन को एक स्टेप में किया है या मल्टीपल स्टेप्स में परफॉर्म किया। तो ये हेसिस लॉ का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है। जी एन हेस ने 1840 1840 में जी एन हेस ने इसको प्रपोज किया था।
GN हेस ने 1840 1840 में इसको क्या किया था, प्रपोज किया था, एसिड लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल भी दी हुई है कि कार्बन डाइऑक्साइड को पहले आपने सिंगल स्टेप में बनाया। कैसे बनाया सिंगल स्टेप में? कार्बन और मल्टी कार्बन और एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन उसको दी। एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दी तो कार्बन डाइऑक्साइड सिंगल स्टेप में बन गया। फिर उसी कार्बन डाइऑक्साइड को आपने मल्टीपल दो स्टेप्स में बनाया तो इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम क्या थी, वो कांस्टेंट थी, वो चेंज नहीं हुई। तो ये इसकी एग्जाम्पल पूरा किताब में रीड करेंगे तो किताब के अंदर मिल जाएगी। मजे की चीज जो आती है ना इसमें, वो सवाल आता है। वो इसमें एक सवाल आता है। वो सवाल क्या आता है कि हेसिस लॉ में, हेसिस लॉ की एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ हेसिस लॉ। इसमें नहीं है, पीएमडीसी के अंदर नहीं है एप्लीकेशन ऑफ हेसिस लॉ, लेकिन अगर किसी को पढ़ने का दिल चाहे तो हमारी जो रिकॉर्डिंग अपलोडेड आपको प्रोवाइड की गई है उसके अंदर मैंने इसको बॉर्न हैबर साइकिल को पढ़ाया हुआ है। पीएमडीसी में इतना याद कर लीजिएगा कि बॉर्न हैबर साइकिल इज एन एप्लीकेशन ऑफ हेसिस लॉ। बॉर्न हैबर साइकिल इज एन एप्लीकेशन ऑफ हेसिस लॉ। और ये बॉर्न हैबर साइकिल क्या होती है बता देता हूँ। इस यूज टू कैलकुलेट द लेटिस एनर्जी। ये आपके पास लेटिस एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए यूज की जाती है फॉर एन आयनिक कंपाउंड। किसी भी आयनिक कंपाउंड की लेटिस एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए यूज की जाती है बॉर्न हैबर साइकिल, जो कि एप्लीकेशन है हेसिस लॉ की। किसी को डिटेल में पढ़नी हो तो इसको आप प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिएगा। पीएमडीसी का पार्ट नहीं है तो इसको हम इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करते। पीएमडीसी के अलावा मेडिकली किसी यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं है ये। ठीक है। अब जनाब हम बात करते हैं इसके सवाल की। क्वेश्चन जो है वो आपके पास आता है। क्वेश्चन वो आपसे कह रहा है कि भाई मान लो आपने क्या मालूम करना है, कैलकुलेट इंथैल्पी। आपने इंथैल्पी मालूम करनी है। आपको रिएक्शन दिया हुआ है। क्या रिएक्शन दिया हुआ है कि भाई कार्बन है, तीन कार्बन हैं, ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है। रिएक्शन लिखिएगा, रिएक्शन पेपर में आते हैं ये। ठीक है, ये आपको याद नहीं करने। तीन कार्बन्स प्लस का चार हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन और प्लस का ऑक्सीजन। कार्बन हाइड्रोजन प्लस का ऑक्सीजन, ये आपस में रिएक्शन करते हैं। 3/2 ऑक्सीजन है। ठीक है। हम्म। ये आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके ये क्या बनाते हैं सर? रिएक्शन करके ये बनाते हैं, अल्लाह आपका भला करे, रिएक्शन करके ये बनाते हैं C3H8 ऑक्सीजन। सवाल में बस लिखा हुआ है, मुझे याद तो नहीं है ऐसे। C3H8O2। ठीक है। अच्छा भाई, C3H8O3 कर दो। C3H8O3 बनाते हैं। ये क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, केस पेपर में आता है। और इसकी डेल्टा एच की वैल्यू बतानी है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है जो सवाल में दी गई है। ठीक है। इसके साथ इसकी सपोर्टिंग इक्वेशंस दी जाती हैं, मल्टीपल इक्वेशंस दी जाती हैं। इक्वेशन नंबर 2 आपको क्या दिया हुआ है? इक्वेशन 2 दिया हुआ है भाई, कार्बन का जब रिएक्शन होता है ऑक्सीजन से, तो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और उस केस में जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है वो होती है माइनस का 393.5 किलो जूल्स पर मोल। माइनस का 393.5 किलो जूल्स पर मोल। इसी तरह एक इक्वेशन नंबर 3 दी हुई है, और इक्वेशन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि भाई हाइड्रोजन है जो अगेन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, 1/2 ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? H2O बनाता है। और H2O बनाने के नतीजे में जो हीट एनर्जी रिलीज करता है उसकी वैल्यू होती है माइनस का 285.8 किलो जूल्स पर मोल। तो ये अभी सारा सवाल ही चल रहा है, अभी इसमें कुछ भी आपने सॉल्व नहीं किया। ये चार, एक और इक्वेशन दी हुई है। कह रहा है भाई एक तीसरी इक्वेशन है C3H8O3। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है। एमडी कैट वाले बच्चे वैसे ही मैथ से दूर होते हैं, उनको इतना ही मैथ में उलझा दिया जाता है। तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है। अभी सॉल्व कर लेते हैं, इस कोई मसले की बात नहीं है। 3CaO2 प्लस का 4H2O।
तो यहाँ जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो क्या दी हुई है, -का 1654.1। अभी टोटल आपको चार इक्वेशंस दी हुई हैं। टोटल आपको चार इक्वेशंस दी हुई हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं इक्वेशन नंबर जो 1 है उसकी क्या निकाल के दो, डेल्टा एच की वैल्यू निकाल के दो। सपोर्टिंग इक्वेशंस आपको दे दी। इसी तरह पेपर में सवाल आता है और बोलता है डेल्टा एच की वैल्यू निकाल दो, तो आपको कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने होते हैं। अच्छा, वो जो मैं पहली बार स्टेप्स परफॉर्म करूंगा वो तो डायरेक्टली आहिस्ता आहिस्ता करूंगा, लेकिन आपको डायरेक्ट काम करना होता है, आपको ज्यादा लंबी नहीं करनी होती, पेपर में टाइम नहीं होता। देखिए आपका टारगेट क्या है। आपको पहली इक्वेशन की इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन निकालना है, डेल्टा एच निकालना है। बाकी सारी रिएक्शन की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह लो इसको, या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कह लो, किसी भी नाम से दी जा सकती है, काम एक ही करना है। नॉर्मली इस तरह लिखी हुई होती है जिसको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं, कि 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बना तो उसमें कितनी हीट रिलीज या कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई, उसको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। तो इस तरीके से भी दी जा सकती है, उसकी टेंशन नहीं है आपसे लफ्जों में क्या पूछ रहा है। इस बात की टेंशन आप नहीं लेनी कि वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिख के दे रहा है, या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिख के दे रहा है, या सिर्फ इंथैल्पी लिख के दे रहा है। आपको सिर्फ काम एक ही करना है। आपका जो टारगेट है ना, वो ये टारगेट है आपका। दिस इज योर टारगेट। ये इस टारगेट को आपने निकालना है, डेल्टा एच। तो जो टारगेट इक्वेशन है ना आपकी, दिस इज योर टारगेट इक्वेशन। अगर आप इस टारगेट इक्वेशन को बनाने में कामयाब हो गए, अगर आप इस इक्वेशन को बनाने में कामयाब हो गए, तो अल्टीमेटली डेल्टा एच की वैल्यू खुद ब खुद निकल जाएगी। डेल्टा एच की वैल्यू की टेंशन आपने नहीं लेनी। वॉट यू हैव टू जस्ट डू, आपने सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन बनाने पे फोकस करना है, इस इक्वेशन बनाने के ऊपर आपने फोकस करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे। सबसे पहले इक्वेशन आपसे कह रही है कार्बन के साथ 3 नजर आ रहा है, तो आप अपनी सपोर्टिंग इक्वेशन में ढूंढो कार्बन कहाँ है। कार्बन मौजूद है इक्वेशन नंबर 2 में। क्या उसके साथ 3 नजर आ रहे हैं? नहीं नजर आ रहा, तो चुपचाप मल्टीप्लाई कर दो। आप इसमें स्टेप नंबर 1 लिखोगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/3, मतलब कार्बन वाली इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 2 है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2/3। आगे देखो, अब वो क्या कह रहा है, हाइड्रोजन को ढूंढो। हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ है 4। आपकी हाइड्रोजन वाली इक्वेशन का है इक्वेशन 3, क्या इसमें 4 लगा हुआ है? अगर 4 नहीं लगा हुआ तो इसको भी अब क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। एंड इक्वेशन 3/4, इक्वेशन 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर ऐसा कुछ ना लगा हुआ हो, मतलब हाइड्रोजन के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो आपने जबरदस्ती मतलब हाइड्रोजन कुछ नहीं लगा हुआ, तो आपने जबरदस्ती मल्टीप्लाई नहीं करना। कार्बन के साथ 2 लगा हुआ है, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, टोटली डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। कार्बन के साथ जो लगा हुआ है कार्बन वाली इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई कर दो। हाइड्रोजन के साथ जो लगा हुआ है उससे आप हाइड्रोजन वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। सवाल का नेचर हमेशा सेम ही रहेगा। फिर आप देख रहे हो कार्बन हाइड्रोजन आपस में ऐड हो रहे हैं, तो आप कार्बन और हाइड्रोजन वाली इक्वेशन को आपस में क्या कर दो, ऐड कर दो। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/3 एंड इक्वेशन 3/4 एंड ऐड देम। और आखिर में उनको क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। ये काम आपने करना है, और इसको क्विकली जल्दी से परफॉर्म कर लो। कार्बन वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने का मतलब पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। तो ये 3 कार्बन होगा, फिर ये ऑक्सीजन भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3 ऑक्सीजन हो जाएगा। और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड होगा। और भाई ये डेल्टा एच भी मल्टीप्लाई होगा, ये डेल्टा एच ऑटोमेटिकली हर जगह साथ आपके चल रहा होगा। तो 393.5 को मल्टीप्लाई जब आप करते हो किससे, 3 से मल्टीप्लाई करते हो, द आंसर यू विल गेट वुड बी इक्वल्स टू 1180.5। तो इसका आंसर आएगा -का 1180.5। अक्सर बच्चे इसको मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, और एग्जामिनर इतना शातिर होता है कि वो, इस शातिर तो नहीं कहना चाहिए, इतना इंटेलिजेंट होता है कि उसने विदाउट मल्टीप्लाई किए हुए आंसर भी दिए हुए होते हैं। आप टक करके देखते हो मेरा आंसर मैच करके आगे आ जाते हो। तो ये गलती भंड नहीं मारना। सेकंड इक्वेशन काम क्या करना है भाई, इक्वेशन 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। हाइड्रोजन वाली इक्वेशन को पकड़ा आपने, 4 से मल्टीप्लाई किया, आपने बोला भाई 4H2। और जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 1/2 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। आखिर में क्या बचेगा, 2 ऑक्सीजन बचेगा। ठीक है, 2 ऑक्सीजन बचेगा।
इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4H2O। डेल्टा एच को मल्टीप्लाई करते हो 285.8 को मल्टीप्लाई करते हो 4 से, तो इट वुड बी अराउंड 1143.2 किलो जूल्स पर मोल। माइनस लगाना भूल गया हूँ, माइनस लगा दो। 1143.2 किलो जूल्स पर मोल। इन दोनों इक्वेशन को पकड़ो, आपस में क्या कर दो, ऐड कर दो। इन दोनों इक्वेशन को पकड़ो, आपस में क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करने का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में ऐड हुए तो क्या हो जाएगा, 3C और 4H आपस में ऐड नहीं हो सकते, एज इट इज उतर जाएंगे। 3C एज इट इज उतर गया, 4H2 एज इट इज उतर गया। हाँ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिमिलर है, एक दूसरे में ऐड हो सकते हैं, लाइक तीन पेंसिल्स हैं, दो पेंसिल्स हैं, क्या बन जाएगा, पांच पेंसिल्स। तो इसको 5O2 कह दोगे। ठीक है, इसको 5O2 कह दोगे। ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते, तो 3CO2 अलग आ जाएगा, 4H2O अलग आ जाएगा। डेल्टा एच को जब निकालोगे तो डेल्टा एच वुड बी इक्वल्स टू, डेल्टा एच का जो आंसर आएगा वो तकरीबन आएगा माइनस का 2 3, क्या आएगा भाई, दोनों प्लस हो जाएंगे बेसिकली, 2323.7 किलो जूल्स पर मोल। अब आप देखो, आपकी जो इक्वेशन है ना, जो आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन बनानी थी, जो मैंने ऊपर हाईलाइट की हुई है, किसी हद तक वो बन गई है। तीन कार्बन भी आ गए हैं, फोर हाइड्रोजन भी आ गए हैं। अब कुछ इजाफी चीज आप देखो यहाँ पे 3/2O2 मौजूद है, मेरी इक्वेशन में 5O2 मौजूद है। और जो मुझे इक्वेशन बनानी है उसमें प्रोडक्ट साइड पे C3H8O3 आ रहा है, मेरे पास कुछ इजाफी चीजें आ रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये मुझे नहीं चाहिए। तो इजाफी चीजों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसको आप बोलते हो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करना। तो ये जो नई नवेली इक्वेशन आई है, जो नई नवेली इक्वेशन आई है, इसको आप इक्वेशन नंबर 5 कह सकते हो। इस नई नवेली इक्वेशन को बची हुई इक्वेशन, जो पुरानी इक्वेशन है, उससे माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट माइनस क्यों कर रहे हो, क्योंकि इजाफी चीजों को निकालने के लिए माइनस करना पड़ता है। तो नई नवेली इक्वेशन को जब इक्वेशन नंबर 4 से सब्ट्रैक्ट करोगे, तो इक्वेशन नंबर 4 को मैं नीचे लिख देता हूं। वो इक्वेशन नंबर 4 क्या होगी, C3H8O3, C3H8O3, 3 1/2 को कैसे लिखते हैं, 2 3 जा 6, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इन इसमें प्लस करते हैं। तो 2 3 जा 6, 6 + 1 क्या हो जाएगा, 7, इसका आंसर हो जाएगा 7/2। ठीक है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। तो ये बन जाएगा 7/2O2, बन गया। आगे बढ़ते हो, तो आगे बढ़ के आपने क्या देखा कि भाई यहाँ पे मौजूद है 3CO2 प्रोडक्ट साइड पे और 4H2O। जब भी सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज किया जाता है। ये आपने वर्टिकल सब्ट्रैक्शन जब सीखी होगी 2 क्लास के अंदर, तो ये तब सीखा होगा, आपकी ट्यूशन वाली बाजी ने ये बताया होगा। जो भी बाजी थी या बाजा थे, जो भी थे, उन्होंने आपको बताया होगा कि जब भी दो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली का साइन चेंज होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आप क्या देख रहे हो, CO2 से CO2 कैंसिल, H2O से H2O कैंसिल, यहां पर क्या बचा सर, 3 कार्बन एज इट इज बचा, 3 कार्बन एज इट इज बचा, 4H2 एज इट इज बचा। यहां पर 7/2 है, यहां पर 5 है, तो 5 और 7/2 को रफ में सॉल्व कर लो। 5 - 7/2, 5 - 7/2 क्या होगा, 2 आपके पास एलसीएम आएगा, 2 एलसीएम ले लिया, 2 5 जा 10, 10 - 7 3/2। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा, प्लस के साथ 5 बड़ा नंबर होता है, 3/2O2, प्लस के साथ 3/2O2 इसका आंसर आएगा। अब यहां प्रोडक्ट में कुछ नहीं बचा, बट रिएक्टेंट में एक चीज बची है माइनस के साथ। आपने कभी रिएक्शन में माइनस लिखा हुआ नहीं देखा होगा, तो -C3H8O3 प्रोडक्ट साइड पे जाएगा तो अपना साइन चेंज कर लेगा, प्लस का C3H8O3 हो जाएगा। डेल्टा एच का आंसर क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, बड़े नंबर के साथ माइनस है तो फाइनल आंसर इसमें आएगा, माइनस में आएगा। 2300 में से 1600 निकालोगे तो समथिंग 600 बचेंगे, 659, 669, 669.6 किलो जूल्स पर मोल। आपको सिर्फ इस आंसर पे टिक करना है, लेकिन इस आंसर तक आप उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक आप अपनी इक्वेशन बनाने में कामयाब ना हो जाओ।
और ये सारी जो मैंने जंग की थी वो इक्वेशन बनाने के लिए की थी। इसमें कुछ भी नहीं करना होता, बस अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन को फोकस करना होता है। जैसा जैसा आपसे रिक्वायर्ड इक्वेशन कहती है आप वैसा वैसा करते चले जाते हो, और डेल्टा एच का आंसर आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाता है। डेल्टा एच का आंसर आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। तो जनाब, जल्दी से मुझे बताइएगा, यहाँ तक तमाम मामला अच्छे हैं, मज़े के हैं, क्लियर है, कोई टेंशन कोई परेशानी कोई सदमा तो नहीं लगा हुआ? बेटा वो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाली बनती नहीं थी आपस में, इसलिए डिसाइड नहीं कर सकी। दिस इज मुश्किल ऑल क्लियर। बेटा शॉर्टकट इसका यही है, आपने इक्वेशंस नहीं लिखनी, आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करके फिगर से खेलना है। आपने इक्वेशंस नहीं लिखनी, आपने मल्टीप्लाई करके फिगर से खेलना है, तो ये शॉर्टकट है इसकी। जी बेटा, एमडीकेट के लिए इंशाल्लाह लेक्चर इनफ है, बस आपको प्रैक्टिस ज़्यादा ज़्यादा करनी है, ठीक है। तो हम इसमें कंटेंट आपको पूरा दे देते हैं, बट यू हैव टू प्रैक्टिस योर सेल्फ मोर एंड मोर, आपने प्रैक्टिस करनी है। लेट्स सी, जैसे मैं आपको वो दिया। pause